अंदर आने से पहले तुम्हें बाहर खड़ा पाया। जाहिर है जो बात यहाँ हो रही थी वो तुमने सुन ली, और ये भी सुन लिया होगा कि मैंने रविंद्र को अपना दामाद बनाने का फैसला कर लिया। तुम चाहती हो कि इससे शादी करने की इजाजत दे दूं तुम्हें? तुम प्लीज दूसरे कमरे में जाओ। जो भी कुछ कहना है उसके सामने कहो लड़की। तो अब मैं आपकी बेटी से एक लड़की बन गई हूँ। लड़की ही तो ठीक है। ये लड़की आप पर आरोप लगाती है कि बिना जाने कि मैं क्या चाहती हूँ आपने रविंदर के साथ मेरा रिश्ता जोड़ने का फैसला कैसे कर लिया? क्या हो गया? घबराइए क्यों? अरे वो मम्मा है ना, रंजू और दिनेश को वहां पर। हाँ, आप चलिए मेरे साथ। मैं चलता हूँ। ये भी सुन लीजिए मम्मा कि जैसे ही मुझे शक हुआ कि आप क्या सोच रही हैं, मैंने खुद दिनेश के यहाँ आने का अरेंजमेंट करवाया ताकि वाहे गुरु के वास्ते वो स्टेलमेट, वो डेडलॉक खत्म हो जाए जो दिन ब दिन बढ़ने लगा था। मन में एक चोर बैठा था कि मुझ बदकिस्मत को बच्चों से बेहद प्यार करने वाला इंसान स्वीकारेगा भी या नहीं। मुझे दिनेश के प्यार पर शक होने लगा था, लेकिन मम्मा। आंटी, आपके सामने ये बात कहते हुए मुझे बहुत झिझक हो रही है, लेकिन सच बात तो यह है कि रंजना मेरी चाहत की गहराई को कभी पहचान नहीं पाई। औलाद के बगैर भी हम दोनों एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं। क्या मोहब्बत, प्यार, ये सब चीजें तो मेरी बेटी को शादी के बाद भी मिल सकती हैं, एक ऐसे शख्स से जो उसके ज्यादा काबिल है। मैंने तुम्हें कभी नापसंद नहीं किया, लेकिन अगर तुम्हें वाकई रंजना की खुशी का एहसास है तो अपने सच्चे मन से पूछो कि क्या तुम उसे 1/4 भी वो सुख दे सकते हो जो रविंद्र दे सकता है? हाँ, एक अपाहिज जिसकी लगी लगाई नौकरी भी शायद ना रहे, शायद वो सुख देने के काबिल ही ना हो। लेकिन मम्मा, ये मत समझना कि मैं रविंद्र की कदर नहीं करती या उसके इस घर पे किए गए एहसानों का एहसास नहीं है मुझे, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती और ना ही मैं उससे शादी करूंगी। और ये मेरा अटल फैसला है। मेरे भी फैसले अस्थिर नहीं होते रंजना। आपके फैसले में से गुरु की बू आ रही है माँ, और तुम्हारे में से नादानी की। तो आपकी ये नादान बच्ची आपके आगे झुक जाएगी, लेकिन सिर्फ इस बात के लिए कि दिनेश से शादी ना करे। मगर आप अगर मेरा हाथ किसी दूसरे के हाथ में देना चाहेंगी तो इस बात की इजाजत मैं आपको कभी नहीं दूंगी। मैं बिना शादी किए तो अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ। दिनेश, तुम होटल जाओ, मैं अपना सामान बांधती हूँ। न जाने कौन से सफर के लिए। सामान अपना ऋषभ बांध लो रंजू। बाजी,
लेकिन किसी सफर के लिए नहीं, बल्कि घर के उस कोने में रहने के लिए जो मेरे हिस्से में आएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? घर का बंटवारा तो तुम कर ही चुकी हो चाची। अब कौन किस कमरे में रहेगा, इसका प्रपोजल बनाकर मैं तुम्हें दे दूंगा, चाहे जितनी रद्दोबदल कर लेना तुम। किसान का बेटा हूं, मवेशी खाने में रहने की भी काबिलियत रखता हूं मैं, लेकिन रंजना के लिए एक टूटे फूटे कमरे को भी पक्का बनवाकर उसे हर सुख देने की हकीर कोशिश करेगा उसका ये दरिद्र भाई। चाची, जल्दी में ध्यान से। भाभी, आंटी कैसी हैं? डॉक्टर्स क्या कहते हैं? हमें तो अंदर ही नहीं जाने दिया रंजू। दे डोंट वांट अस टू क्राउड द आईसीयू। डॉक्टर चौधरी का इंतजार है, वो अतुल गया हुआ है उन्हें लेने। कौन डॉक्टर चौधरी? अच्छा अच्छा, वही जो अतुल भैया के कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करते थे। हाँ, आई बिलीव ही इज वेरी कॉम्पिटेंट। आ जाते हैं तो मम्मा विल बी इन सेफ हैंड्स। सेफ हैंड्स? डॉक्टरों के सेफ हैंड्स क्या करेंगे जब बड़ी चाची हम लोगों के अनसेफ हैंड्स में आ गई। तुम्हें भी मतलब समझाना होगा, तुम्हें भी रंजू को। अरे मैं पूछता हूँ, क्या जल्दी पड़ी थी तुम्हें अपनी शादी की बात करने की? अरे दिनेश भैया कहीं भागे चले थे क्या? हर बात करने के लिए सही जगह और सही मौका होता है दिलीप। मुझे नहीं पता, मैं इतने दिन बाहर रहा, यहाँ होता तो शायद मेरा कोई सुनता भी या नहीं। अरे घर में दूसरे क्लेश कम थे जो यहाँ एक और। चुप हो जा दिलीप प्लीज, ये हॉस्पिटल होता है तो हुआ करे। तुम नहीं जानती बड़ी बुआ, बड़ी चाची मेरी दादी बराबर ही नहीं, मुझे मेरी माँ से भी बढ़कर है। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो। कुछ हुआ नहीं ना पगले, हम सबकी भी तो कुछ लगती है ना मम्मा। हौसला तो नहीं छोड़ दिया हम सब ने। अगर बड़ी चाची लकवे की शिकार, ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो एक और स्ट्रोक का डर। वहां पापा का भी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उनका भी हार्ट। अब तू चीजें इमेजिन मत कर। अतुल था ना घर में, राजी को दवाई देकर ही डॉक्टर चौधरी को लेने गया होगा। मेरे रिक्वेस्ट करने पर डॉक्टर चौधरी चंडीगढ़ जाना कैंसिल करके यहाँ आ रहे मम्मी को अटेंड करने। वेरी गुड। दीदी, तुम प्राची के पास चली जाओ, मैं डॉक्टर से बाकी इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। उन्हें सरसड़ी किताब नु लेके बैठ गए हो। और क्या करें भले मानस, शराब तो उठा के तूने बाहर फेंक दी, अब कुछ तो चाहिए ताकि मन को धीरज मिले। हाँ, तो अगलगी किताबें तो रह गई है ना इस वास्ते। अगलगी और शायरी की किताब है बीबी सुरजीत कौरे। ये शायरी तो है जो दिल की बात को समझ पाते हैं। बैठ बैठ बैठ। ये देख हजरत मोहानी क्या फरमा रहे हैं, बदगुआ आप क्यों हैं, आपको है शिकायत किससे, जो शिकायत है हमें गर्दिशे अय्याम से। गर्दिशे अय्याम, ये समय का फेर ही तो है जिसने इस घर को घेर लिया। कभी सोच सकती थी तू कि चाची और मेरे बीच में इतना इख्तलाफ हो जाएगा? जिम्मेवार कौन है जिसदा, बताओ तो। क्या मैं हो सच पूछो तो तुसी वक्त को दोषी ना ठहरा। लिस्ट ठहरी विलायत वाली, आज नहीं तो कल वो चली जाती है अपनी अमेरिका। फिर वो जानती है रंजीता कि क्या करना है और क्या होना है। और अब रंजू भी सियानी हो गई है, उसे तुम्हारी बैसाखियों की कोई जरूरत नहीं। अगर माँ बेटी के बीच झगड़ा खड़ा हो गया था तो उनको अपने आप निपटने देते। तू ये क्यों नहीं समझती कि चाची ज्यादती कर रही थी रंजू के साथ? ज्यादती तो आप कर रहे हैं प्रजी, मम्मा के साथ। आप बीच में न पड़ते तो मम्मा की ये हालत ना होती। देखिए, एक और हिमायती आ गई है चाची। आपने और मम्मा ने अपनी अपनी पोजीशंस कायम कर दी है प्रजी। अपना अपना अहम आ गया है आप दोनों के बीच। ईगो क्लैश।
आप क्या समझते हैं प्राजी? मम्मा रंजू को प्यार नहीं करती। उनका दिनेश के खिलाफ विद्रोह बढ़ा तो सिर्फ आपके चैलेंज की वजह से। मेरा चैलेंज? इसे और आप क्या कहेंगे? ललकारना नहीं कहेंगे? प्लीज मम्मा को कबूल थी, लेकिन आपके हिसाब से उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं थी। रंजना मम्मा से बिगड़ी तो आपने अपने दोनों हाथ फैला दिए ये कहकर कि वो घर के उस पोर्शन में रहेगी जो आपके हिस्से में आता है। घर का बंटवारा, उसकी बात चाची ने की थी, मैंने नहीं। उन्होंने मन से नहीं की थी ये बात, गुस्से में कह दिया था उन्होंने, और फिर उस बात को भूलने भी लगी थी वो। कम जानती हो तुम चाची को, बहुत कम जानती हो उन्हें। उनके मुंह से जो भी बात निकलती है उसे वो पत्थर पर लकीर मानती है। और आप दीदी प्लीज, राजीव प्लीज इसकी बात का बुरा मत मानिएगा कि कुछ ज्यादा ही भूल गई। मैं जानता हूं आपकी उदारता को। राजीव, अब अगर आप अस्पताल जाकर मम्मी के साथ थोड़ी बातचीत कर लेते तो वो दवा का काम करती। हेलो, रंजू बोल। क्या क्या क्या, क्या हुआ चाची को? अगर मेरी बड़ी चाची को कुछ हो जाता ना रात में, तो मैं रंजू को कभी माफ नहीं करता बड़ी बुआ। कुछ हुआ नहीं ना? पैरालिसिस का एक और स्ट्रोक और हार्ट अटैक भी होते होते बचा लिया डॉक्टरों ने। रात ठीक ठाक गुजर गई है, भगवान चाहेगा तो दिन भी ठीक ठाक गुजर जाए। पूरी होश में आएंगी तभी तो बताएंगी बड़ी चाची की क्या बात। प्राजी आ गए हैं। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि प्राजी संभाल लेंगे मम्मा को। रंजू, क्यों परेशान हो रही है? इसमें तेरा कोई कसूर नहीं बेटा। जपजी साहब पढ़, मन शांत हो जाएगा। राजी, आप घर जाओ, मैं मम्मी को डिस्चार्ज करवा के आ रहा हूँ। घर के एटमॉस्फेयर में जब वो कंफर्टेबल फील करने लगेंगी तो आपको मिलवा दूंगा उनसे, है ना? चलिए ना पापा। उठिए ना पाजी प्लीज। खाना लग गया है, चलो और खा लो दो निवाले। ठीक है जी, घर में कुछ भी होता रहे, इस पापी पेट की मांगे तो पूरी करनी ही होंगी ना। चलो, ये क्या है तेरे हाथ में? मेरी तामाती मारी गई जी, अपने ड्राइवर को दे गया था कोई ये कागज। ये तो उस जैसे ही लग रहा है। वो किस जैसा पापा? इस पर तो मेरा नाम लिखा है। क्या है ये? उसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किसे? किसकी चिट्ठी है? उसी की, चंचल सिंह की। उसकी इतनी हिम्मत की। अरे लिखा क्या है, पढ़ेगा भी? उसने वही कागज भेजे हैं जो उसका आदमी आपसे साइन करवाना चाहता था, और लिखा है कि घर में जो कलेश है वो सब भूल जाएंगे उस मुसीबत के सामने जो वो ला खड़ी करेगा। और आगे लिखता है कि मुकदमे की तारीख सर पर है, और वो चाहता है कि मैं वो कागजात आपसे साइन करवाकर उसे भिजवा दूं। और आगे धमकी लिखी है कि पिछली बार आपकी जान उन लोगों से बच गई, और ला मैं पढ़ती हूँ। आगे लिखा है कि लेस का अध्याय आप सबको याद होगा। अब अगर बड़ी चाची की जान की खैरियत चाहते हो तो बस बड़ी बुआ, लगता है इस चंचल की मौत अब मेरे हाथों से लिखी है। नहीं बेटा, इससे तो अब मैं खुद निपटूंगा, खुद। लगता है अतुल आ गया मम्मा को लेके। चलो, एक बात का ख्याल रहे, इसका जिक्र कोई नहीं करेगा। आइए मम्मा। इंद्रजीत, यहीं ठहरू।
बाकी सब जाएं। ऐसी क्या बात है चाची जो तुम सबके सामने नहीं कह सकती? कैसी हो मामा? इतने अरसे के बाद मुझे इतनी खुशी हो रही है। क्यों मजाक करती हैं आप? सच, जब किसी के दरवाजे पर मौत बार बार आकर दस्तक दे तो कोई दिव्य शक्ति उससे बातें करने लगती है। मामा, अगर आप ऐसी बातें करेंगी ना तो मैं चली जाऊंगी। इतनी गहरी नींद सोई मैं, न जाने कौन कौन सी गोलियां खाकर सोई थी। That everything became clear to me. मैं समझा नहीं चाची। एक सपना देखा मैंने। ऐसा सपना मैंने कभी नहीं देखा था, जहां सब कुछ साफ नजर आने लगा। क्या देखा? मैंने देखा कि तू रंजना और दिनेश को आशीर्वाद देते देते रुक गया। उनसे कहता है कि पहले मैं आशीर्वाद दूंगी तभी तू देगा। फिर चाची? तू मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता है। तू वैसे ही नजर आता है जैसे कि कई बरस पहले गबरू जवान, जब मैं यहाँ पहली बार ब्याह कर आई थी। मेरा हम उम्र, पर मेरे पैर छूता हुआ, मुझे माँ का दर्जा और सम्मान देता हुआ। फिर चाची? फिर मुझे याद आया कि तूने तो मुझे चुनौती से दी थी कि रंजना की इच्छा के अनुसार उसकी शादी दिनेश के साथ ही कराएगा। फिर भी तू मुझे सम्मान दे रहा है कि जब तक वो मेरा आशीर्वाद प्राप्त न कर ले तू आशीर्वाद नहीं देगा। आगे क्या हुआ मामा? मैं तेरी तरफ देखती हूँ, तेरी आंखों से इसी तरह आंसू बह रहे जैसे कि अब। फिर चाची? फिर यकायक दो बातें होती हैं। कौन सी बातें मामा? मैं तुझे देखती हूँ, तू जैसे मेरी कल्पना में हो। एक पढ़ी लिखी, सहज, जवान लड़की, और एक ऊपर से आवाज सी आती है। कितनी समझदार, सबकी बात मानने वाली लड़की पर मैं अपनी मर्जी थोपने वाली कौन होती हूँ? और फिर तब मेरी आंख खुल जाती है। तो हम इसका अर्थ क्या समझे चाची? वही जो तू समझ रहा है इंद्रजीत। हमें अपना अहम त्यागना होगा। वही उचित है जो मेरी गुड़िया को उचित लगता है। चाची